जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने नए YouTube चैनल रोहित अध्ययन पे। जैसा कि आप जानते हैं, अपना यह चैनल रोहित अध्ययन एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल पे क्लास 6ठी से लेकर के 12वीं तक सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। तो बने रहिए अपने चैनल के साथ। और आज ये अपने क्लास का दूसरा क्लास है, अपने YouTube चैनल पर दूसरा क्लास है। और इस दूसरे क्लास में आज हम अध्ययन करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। हम जानते हैं अपने क्लास 10th का आज हम सोशल साइंस स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 10th के सोशल साइंस का सिलेबस को आज हम देखने वाले हैं। क्लास 10th के सोशल साइंस में कौन कौन सी सिलेबस में कौन कौन सी किताबें आती है उसको देखेंगे। तो सामाजिक विज्ञान के किताब में आपको सबसे पहले तो इतिहास आ जाएगा, हिस्ट्री, उसके बाद आ जाएगा भूगोल, उसके बाद आ जाएगा अर्थशास्त्र, उसके बाद आ जाएगा राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस जिसको कहते हैं अथवा पॉलिटी, राज व्यवस्था। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये हमारे क्लास 10th की सिलेबस है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत क्लास 10th में हमको कौन कौन से बुक्स कवर करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करने हैं। तो ये रहा आपका सोशल साइंस का पूरा सिलेबस क्लास 10th का। अब इन सभी से मिलकर के 80 मार्क्स का आपको क्वेश्चन क्लास 10th में पूछा जाता है, 80 मार्क्स का। यह भी हम जानते हैं। इसमें से 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का रहता है, इसमें से 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का रहता है और दोनों मिलकर के हो गए 100 मार्क्स। प्रैक्टिकल का 1-2 नंबर कम आए तो आए, इस क्लास से आपको हम गारंटी देते हैं कि 80 मार्क्स में अगर आपने पूरा क्लास कर लिया ना तो 80 मार्क्स में से एक भी मार्क्स आप लोगों का नहीं जाएगा। लिखावट थोड़ी बेहतर होनी चाहिए और उसके बाद आपका 80 में 80 आ जाएगा। जो कटेगा वो प्रैक्टिकल में ही कटेगा, ये भी हम गारंटी दे रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए और अपना कॉपी और नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और इसको जैसे जैसे हम लिखते जाएंगे उसको उतारते भी चलिएगा। हम एकदम शुरू से बेसिक से एक एक पॉइंट को लेकर के आगे चलेंगे। और अभी जो इतिहास शुरू करेंगे तो आप देखिएगा कि हम कहां से इतिहास को शुरू किए हैं। इतिहास जहां से हम शुरू करेंगे वो एकदम जड़ होगा और उस जड़ से हम लोग ऊपर की तरफ और पत्ती की तरफ चलेंगे। तो बिल्कुल अपना कॉपी और नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और अब से हम एक एक खंड को देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा कि क्लास 10th BSCB के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के क्या सिलेबस है। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ये सभी मिला करके 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के रहते हैं। अगर इसको और तोड़े तो आपको मैं बता देता हूं कि तकरीबन इतिहास और भूगोल को लेकर के लगभग 50+ मार्क्स रहता है और 15 नंबर प्लस 15 नंबर करके तकरीबन इसका रहता है। तो ज्यादा वेटेज जो है आपका ये दोनों का रहता है। इतिहास और भूगोल का वेटेज क्लास 10th में सबसे ज्यादा रहता है। तो आप लोग ये दोनों विषयों को कुछ ज्यादा ही ध्यान दे करके अध्ययन कीजिएगा।
बाद बाकी अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र भी अपने आप में एक अहम सब्जेक्ट है, तो इसको भी उसी मूल्य के साथ देखा जाना चाहिए। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं और फिर से आगे की तरफ चल रहे हैं। आपको हमारी कक्षा में पीछे जाने या बैक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं रिपीट करते चलूंगा और समय से पहले आपको खत्म करने की गारंटी भी देता हूं। अगस्त सितंबर के अंत तक अगर अच्छे से करेंगे ना तो अगस्त तक खत्म हो जाएगा। फिर हम वन शॉट लाएंगे और उसको एक चैप्टर को एक पूरे डिस्क में खत्म करेंगे, एक एपिसोड में खत्म करेंगे। तो इसलिए अभी देखने का प्रयास करेंगे। हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान को शुरू किए हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये 4 किताबें आती है। ये चारों किताब में मिलाकर के 80 मार्क्स रहता है और 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का रहता है, जिसमें इतिहास और भूगोल में सर्वाधिक मार्क्स कवर किए जाते हैं। तकरीबन 50 मार्क्स ये दोनों सब्जेक्ट देखते हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र से लगभग इसमें से 2-3 मार्क्स प्लस माइनस पर ईयर हो जाते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान देते चलेंगे। अब हम चलते हैं इतिहास की तरफ। अब हम इतिहास की तरफ चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि इतिहास क्या है। शुरुआत से अपने इतिहास में जो पढ़ना है, क्लास 10 के इतिहास में जो पढ़ना है, उसमें कुछ वैश्विक इतिहास के बारे में जानेंगे, राष्ट्रवाद की व्यवस्था के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से राष्ट्रवाद पूरी दुनिया में फैला, राजतंत्र की व्यवस्था से लोकतंत्र की व्यवस्था की तरफ किस प्रकार से आया, उस सब को अध्ययन करेंगे। तो हम लोग बेसिक से चलेंगे, एकदम बेसिक से चलेंगे। और इस इतिहास में आपका 8 चैप्टर्स हैं, लेकिन और उसका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा समाजवाद, तीसरा हिंद चीन में क्रांति है, चौथा भारत में राष्ट्रवाद है। तो एक एक क्रम को देखते हम चलेंगे। सबसे पहले आप लोग कॉपी और नोटबुक लेकर के बैठेंगे और इतिहास के पहले चरण को देखने का काम करेंगे। जो इतिहास कहां से शुरुआत हुआ वहां से हम चलेंगे। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं और बेसिक के साथ हम लोग डायरेक्ट चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो इतिहास में क्या होता है कि सबसे पहले देखेंगे इतिहास के पिता किसको कहा जाता है। तो इतिहास के जो पिता होते हैं, इतिहास के पिता, वो हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस, इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ये एक ग्रीक व्यक्ति थे और इन्होंने 5वीं शताब्दी में जो है, 5वीं शताब्दी से पूर्व जो है, इन्होंने कहानी एक लिखी थी। फारसी और ग्रीक के बीच जब युद्ध हुआ था उसके ऊपर इन्होंने किताबें लिखी थी। उसके बाद इस चीज का अध्ययन किया गया कि हाँ इतिहास होता क्या। अब इन्होंने जैसे ही बीते हुए युद्ध की घटना के को लिखा तो उसी प्रकार से बताया गया कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास जो है वो इतिहास बीते हुए घटना को कहा जाता है। बीते हुए घटनाक्रम को जिस किताब के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उसे इतिहास कहा जाता है। उस कहानी को, उस पूरे कालखंड को अध्ययन करना इतिहास हमें सिखाता है। तो आप लोग लिख लेंगे इतिहास बीते हुए घटनाक्रम को बताता है। बीते हुए घटनाक्रम को बताता है। अगर आप इसमें परिभाषा के तौर पर लिखना चाहते हैं तो परिभाषा में लिख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, लिखेंगे आप लोग सामाजिक विज्ञान की वह शाखा। इतिहास की परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं, परिभाषा अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे सामाजिक विज्ञान की वह शाखा
सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बीते हुए कालखंडों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बीते हुए कालखंडों की अध्ययन करते हैं, इतिहास कहलाता है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बीते हुए कालखंडों, घटनाओं आदि का अध्ययन करते हैं। तो हम बताएं आपको कि हम शुरुआत किए हैं एकदम बेसिक से, शुरुआत से। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया, हमने बताया कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बीते हुए कालखंडों का, घटनाओं का आदि का अध्ययन करते हैं, उसे इतिहास कहते हैं। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आप लोग इतना लिख लिए होंगे, तो अब हम चलते हैं इतिहास के खंड के ऊपर। इतिहास के खंड के ऊपर हम ये जानने वाले हैं कि इतिहास को आखिर कितने पार्ट्स में बांटा गया, और यहां से शुरुआत होता है। हम एकदम बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो से चलेंगे और जीरो से हीरो बनने के क्रम में चलेंगे। तो इसलिए लिखते चलिएगा और मैं आप लोगों को समझाते लिखाते चलूंगा। अब इतिहास है, तो इतिहास को जो अपने सिलेबस में दिया गया है उसको पढ़ना किस तरह से, तो कुछ वैश्विक इतिहास की चर्चा किया गया, यूरोपीय राष्ट्रवाद की चर्चा किया गया है, और उसके बाद धीरे धीरे अपने 8वें चैप्टर तक आंदोलन राष्ट्रवाद में किस प्रकार से प्रेस की भूमिका रही, वहां तक जाता है। तो अपने लोग जब भी हम पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो जब भी हम पढ़ेंगे तो भारतीय इतिहास पढ़ने का काम करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। अब बात आती है कि भारतीय इतिहास को कितने क्रमों में बांटा गया है। तो अब भारतीय इतिहास का जो खंड रहा है, वो भारतीय इतिहास को 3 खंडों में, 3 भागों में बांट दिया जाता है। सबसे पहला जो है वो प्रागैतिहासिक काल है। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये इतिहास के 3 खंड हैं। भारतीय इतिहास के 3 खंड हैं, प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल का समय कब से कब तक रहा, अर्धऐतिहासिक काल के समय कब से कब तक रहे, और ऐतिहासिक काल का समय कब से कब तक रहा, उसको देखने वाले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का जो समय रहा वो तकरीबन 2.5 लाख BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं, से लेकर के 2500 BC तक रहा, ईसा पूर्व तक। 2.5 लाख BC से लेकर के
2500 ईसा पूर्व तक प्राग ऐतिहासिक काल माना जाता है। उसके बाद आद ऐतिहासिक काल कब से कब तक रहा? तो आद ऐतिहासिक काल 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक रहा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से 1947 भारतीय आजादी तक रहा। अब यहां से एडी आ जाता है, ईस्वी आ जाता है, एनो डोमिनी जिसको बोला जाता है, एनो डोमिनी। तो ये भारतीय इतिहास का कालखंड है, भारतीय इतिहास का कालक्रम है। फिर से हम शुरू करते हैं। इतिहास हमारा आज सिलेबस 10th का है और इसमें हम एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, शुरू से शुरू किए हैं और इस इतिहास के क्रम में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने पहले बताया इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, इतिहास किसे कहते हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है। इसके एक एक पार्ट्स को पढ़ना अपने सिलेबस में नहीं है। ये जब आप बीपीएससी के लेवल में जाइएगा तब जाके फिर से आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा। ये सब अपने क्लास 6th 7th और 8th में ये सब पढ़ाया गया, लेकिन अपने क्लास 10th में केवल इतना जानते हैं कि इसके पार्ट्स कितने हैं। तो प्रागैतिहासिक काल 2.5 लाख बीसी से 2500 बीसी तक, आद्य ऐतिहासिक काल 2500 बीसी से 600 बीसी तक और उसके बाद है ऐतिहासिक काल 600 बीसी से 1947 एडी तक। आप लोग इसको लिख लेंगे, वीडियो रोककर जब भी हम बोले आप लोग लिख लीजिएगा। और अब हम शुरू करते हैं आगे। अब ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, अर्ध ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। कुछ देर में ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहा जाता है जब सभ्यताएं विकसित नहीं हुई थी और उस समय लोग सब असभ्य रहा करते थे और इसका अध्ययन जो है पुरातात्विक आधारों पर किया जाता है। पुरातात्विक आधारों पर इसका कोई साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं है। इसमें जो जितना भी पुराना चीज सब है वो सबको खोद करके निकाला गया, फिर उसके आधार पे एक काल्पनिक व्यवस्थाओं को बना करके इस इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इसमें सभ्यताएं विकसित नहीं थी। अब ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में साक्ष्य मिले लेकिन उसका यंत्रों के अभाव में पढ़ा न जा सका। इसमें सभ्यताएं विकसित होने लगी थी। आद्य ऐतिहासिक काल में जो बात है, इसमें सभ्यताएं विकसित होने लगी थी, विकसित होने लगी थी। इसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध इसका भी नहीं है, इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। आप हल्का हल्का नोट करके लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ऐतिहासिक काल 600 बीसी से 1947 तक चला। अब ऐतिहासिक काल जो चला बाबू, इस ऐतिहासिक काल का जो समय रहा वो 600 बीसी से 1947 एडी तक। अब इन सब व्यवस्थाओं में क्या हुआ कि सभ्यता पूरी तरह से विकसित हो गई थी और इस काल में सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता इस 2500 बीसी से 600 बीसी में आता है। ये सब 12th का पार्ट से जो हम 12th में पढ़ाते हैं उसमें देखिएगा। ऐतिहासिक काल 600 बीसी से 700 एडी तक चला और इसमें क्या किया गया कि इसमें मानव जगत की सभ्यता विकसित होते चले गए और इसमें विभिन्न प्रकार के अभिलेखों, पुरातात्विक आधार, और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इस कालखंड का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के इतिहासकार हुए, विभिन्न प्रकार के धर्मगुरु हुए, विभिन्न प्रकार के
राजा महाराजा उनकी कृतियां हुई, और उसके बाद जाकर के ये 600 बीसी से 1947 तक का ये सफर चला। चलिए ठीक है, यहां तक अब एक टॉपिक फिर से खत्म होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम भारतीय इतिहास के कालखंडों को देख रहे हैं। भारतीय इतिहास के कालखंडों में हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों चीजों को देखा। इसके कालक्रम को देखे, प्रागैतिहासिक काल 2.5 लाख बीसी से 2500 बीसी, मतलब 2.5 लाख 2,50,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। आद्य ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से 1947 ईस्वी तक चला। ये था भारतीय इतिहास का कालक्रम। अब चर्चा आती है ऐतिहासिक काल में ही, जब सब कुछ अभिलेख, पुरातात्विक आधार, राजा महाराजा की व्यवस्था, धर्म गुरु आदि का आगमन हुआ, तो ऐतिहासिक काल को कितने क्रमों में बांटा गया। तो उस आधार पर देखा जाए तो ऐतिहासिक काल को फिर 3 भागों में बांटा जाता है, और यहां से हम लोग अपने चैप्टर की तरफ, क्लास 10th के सिलेबस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जब इसको खत्म कर देंगे तब ये पूरा एपिसोड खत्म होते ही हम लोग अगले जो लेसन चलेंगे उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद और क्लास 10th का पहला चैप्टर इतिहास का हम शुरू करेंगे। तो ये अपना बेसिक है, इसको उतार लीजिए। अब हम इतिहास के जो तीसरे खंड है, आद्य ऐतिहासिक काल के बाद ऐतिहासिक काल, उस ऐतिहासिक काल की तरफ चलते हैं, और ऐतिहासिक काल में कितने क्रमों में इसमें बांटा जाता है इसको देखने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक काल, इसका समय था 600 बीसी से 1947 ईस्वी तक, यानी एडी तक। ठीक है, 600 बीसी से 1947 एडी तक ईस्वी, एडी बोल लीजिए। अब ऐतिहासिक काल में जो बातें चली उसमें फिर आती है बात प्राचीन भारत, बात आई फिर मध्यकालीन भारत, और उसके बाद आता है आधुनिक भारत। बस ये बेसिक आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, ताकि हमको शुरू से लेकर के अब तक जो पढ़ रहे हैं वहां तक का ज्ञान हमें मिलता रहे। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये हमारे इतिहास के 3 खंड है, और तीनों खंड के जो हैं, अब बात आती है इसका समय काल का। तो समय प्राचीन भारत का चला 600 बीसी से 712 एडी तक। ये प्राचीन भारत का समय रहा। उसके बाद मध्यकालीन भारत का 712 एडी से 1757 एडी तक। अब यहां पे देखिए 712 एडी के बाद जो 1757 आता है वो प्लासी की युद्ध की घटना तक आती है। उसके बाद आधुनिक काल पूर्णतया प्रवेश कर चुका था, अंग्रेजों का समय पूरा आ चुका था। चूंकि 1600 ईस्वी में आया, उसके बाद वो धीरे धीरे प्रभाव जमाते गया, और सिराजुद्दौला के साथ जो युद्ध होता है प्लासी का, उसके बाद पूरी तरह से अंग्रेज अपना नियंत्रण स्थापित कर देता है। तब 1757 से एडी मतलब ईस्वी 1947 ईस्वी तक आधुनिक भारत का काल रहा।
तो ये तीन भारतीय इतिहास को तीन खंडों में फिर से बांटा जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये तीन कालखंड इतिहास के स्वरूप में भारत के अध्ययन करेंगे, भारत का। और उसके बाद 620 से 712 एडी, 712 एडी से 1757 एडी, 1757 एडी से 1947 ईस्वी। लिख लीजिए, इसको लिख लिए होंगे, तब आप हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्राचीन भारत जो था बाबू, वो प्राचीन भारत धीरे धीरे क्रम के अनुसार बढ़ते गया और सभ्यताएं विकसित होती चले गई। लेकिन सभ्यता के विकसित होते होते उस समय फिर आया जनपद, महाजनपद, और उसके बाद बात आती है राजतांत्रिक व्यवस्था को। तो इस प्राचीन भारत के इस व्यवस्था को 620 से 1712 एडी तक में जो घटनाएं थी उसको राजतांत्रिक व्यवस्था भी बोला जाता है। राजतंत्र का ये युग था, ये पूरा युग राजतंत्र का रहा। उसके बाद मध्यकालीन भारत की जो बात हुई, तो इस मध्यकालीन भारत के बातों में जब हम देखते हैं तो ये व्यवस्था धर्म गुरुओं का रहा। इस समय नए नए धर्म गुरु आए। ये समय था जब मुगल साम्राज्य बड़ा हुआ। ये समय था जब अन्य बड़े बड़े गुरुजन जितने भी थे वो सब आए, जो हिंदू धर्म के भी प्रवर्तक थे, इस्लाम धर्म के भी प्रवर्तक थे, ये सभी आए। और उसके बाद आधुनिक भारत का समय आया जब ये लोकतांत्रिक समय आ गया। और उसके बाद आधुनिक भारत में 1757 से 1947 एडी का वो समय था, और उस समय लोकतंत्र स्थापित होने का दौर शुरू हो गया था और बहुत सारे हद तक लोकतंत्र स्थापित होने शुरू हो चुके थे। यही आधुनिक भारत के बारे में हम लोग अपने क्लास 10th में इतिहास में पढ़ेंगे। और इस इतिहास में हम पढ़ेंगे कि इसके बाद की घटना, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद जो शुरू होता है, वो शुरू होता है 1789 ईस्वी से। हम लोग प्रवेश कर चुके हैं 1757 से 1947 की तरफ। तो यहां से अब हम भारत के जो हिस्ट्री है उसके क्रम को खत्म करते हैं